एक बहुत ऐतिहासिक दिन और एक बहुत ऐतिहासिक विजय। जैसे देश की आजादी के बाद से आज तक हम देखें तो लगातार इम्प्रूवमेंट की सीरीज में हम देखेंगे तब बात बन सकती है। शुरुआत में तो कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं देश में, तो जिसको पढ़ना लिखना आता था वो सरकारी नौकरी में। मेरा दादा जब हम छोटे छोटे थे बचपन में अक्सर बोलता था कि नौकरी लगना क्या, स्कूल के पीछे से निकल जाओ तब भी नौकरी लग जाते थे। अब वहां से यहाँ तक बात पहुंची। धीरे धीरे कंपटीशन के एग्जाम्स होने शुरू हुए, लेकिन उसके अंदर क्या चीजें चलती थी। तो लगभग ये लगा लो हमने 2008 में सरकारी नौकरी की गारंटी दी, 2009 में आईसीएस बना था, उसके बाद 2014 में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी लग जाते थे। लेकिन जो भर्तियों में गड़बड़ है, धांधली है, पर्ची और खर्ची का कल्चर है, ये खत्म होना चाहिए। जितने लोग लगे वे सभी लोग पढ़े लिखे लगे। तो ये लगा लो 2014 से 15 से 16 से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर काम करना शुरू किया था और लगभग 10 साल इस बीच में किसी भी आदमी ने कोई डिमांड उठाई हो, किसी ने बात की हो, इसके ऊपर काम किया हो, कोई भी बता सकता है। अब जब हमने इस डिमांड को उठाना शुरू किया था तो सब लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पागल बोलते थे, बोला इनका दिमाग सटिया रहा है। फेयर सिलेक्शन थोड़े ही होते हैं। लोग तो नौकरी लगेंगे पैसे दे करके ही, या नेताओं के साथ जान पहचान होने से, या अफसरों के कहने से। वहां से ये दौर बदल करके आज उस ऐतिहासिक दिन पर हम लोग खड़े हैं। पूरा भारत खड़ा है, आज भारत का पूरा युवा खड़ा है जो आज उस ऐतिहासिक परिचर्चा को लोकसभा में, राज्यसभा में और संसद में देखेगा। फेयर सिलेक्शन के ऊपर ना सत्ताधारी पार्टी ना विपक्ष, बल्कि सारा का सारा देश एक बात पर आज एकजुट है कि सिलेक्शंस फेयर होने चाहिए, एग्जाम लीक नहीं होने चाहिए, जो पढ़ा लिखा है उसकी वैल्यू बननी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें अलग अलग समय पर बोली, पर हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, उस दौर को वहां से याद लाओ। किसी ने कुछ भी बोला, पानी मार बोला, बीजेपी का चमचा बोला, कभी कांग्रेस का कुछ बोला, कभी ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उन सारी बातों को हटा करके आज इस 10 साल के प्रयासों का रिजल्ट आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फेयर सिलेक्शंस के ऊपर डिस्कस करने के लिए तैयार है। विपक्ष इसके ऊपर अब डिस्कस करेगा कि अपनी मांग से भागेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात मैं कहता हूं कि व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जैसे सरकार है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद राज्य सरकारें हैं, मुख्यमंत्री है, फिर उसके बाद उनको असिस्ट करने के लिए जो है कार्यपालिका है, उनको असिस्ट करने के लिए फिर जो है पुलिस फोर्स और ये सब चीजें भी हैं। सबसे पहला काम है कि देश में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। अगर देश में शांतिपूर्ण माहौल नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? आप कहीं जा रहे हैं और किधर से आके आपकी कनपटी पर पत्थर लगे, क्या कह सकते हो? आप किधर से जा रहे हो और कोई आदमी आपको मोलेस्ट कर दे, जिस प्रकार की विचलित करने वाली तस्वीरें हमने जंतर मंतर और इस क्या था ये कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला, ये अति निंदनीय था। ये सरकार ने करवाया, पुलिस ने करवाया, विपक्षी लोगों ने करवाया, असामाजिक तत्व उसमें घुसे, जो भी हुआ हो। जिन महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, छाती पर पैर रखा गया, जो कुछ भी हुआ, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट के ऊपर डंडा मारा जा रहा था, जो कुछ भी हुआ अति निंदनीय। और इसको कैसे हम सभ्य समाज का एक आईना माने। जैसे हम लोगों ने बहुत बार सरकार का पक्ष लिया और बहुत बार हम सरकार के खिलाफ भी खड़े हुए, हमारी मांगे थी। पेपर लीक हुए तो हम लोग खिलाफ खड़े हुए, फेयर सिलेक्शन के ऊपर हम साथ खड़े हुए। चुनाव का जब दौर आया, जिस टाइम पर अब कहने वाले बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, बोलते रहे, उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा सा नहीं पड़ता। लेकिन
किसी भी कीमत पर 50 वोट पर नौकरी दिलवाने वालों को कैसे सरकार बनाने नहीं देते। चाहे जो भी था, सरकार कांग्रेस की बनती दिख रही थी, चारों तरफ इस प्रकार का माहौल था, लेकिन आईसीएस ने और आईसीएस के स्टूडेंट्स ने एक निर्णायक भूमिका निभाई और सरकार 50 वोट पर नौकरी दिलवाने वाले एक गांव का कोटा फिक्स करने, या तुम एक पर्चा ले आना जिस पर तुम्हारा नाम और रोल नंबर लिखा हो, मैं फलाने साहब के पास जाऊंगा और तुम्हारी नौकरी लगवा के लाऊंगा। उन वीडियोज को देख करके वो बेचैन करने वाली वीडियोज थी। और दूसरी तरफ लगातार मामला चल रहा था बिना पर्ची बिना खर्ची। बहुत सारी डिमांड्स को पूरा होने में टाइम लगता है। कोई आदमी अब सपना देखा और एकदम से पूरा हो गया तो ऐसा नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, इसमें सरों की गिनती होती है और ये सरों की गिनती है बढ़िया, इस कारण से ये सब चीजें डिमांड्स पूरी होती हैं। धीरे धीरे तुम्हारा जो ये स्पोर्ट था ये लगातार स्पोर्ट बना रहा, ये विश्वास बना रहा। जो कुछ भी था, चाहे कितने ही लोगों ने कितनी बुराई करी हो, पर क्या वे आईसीएस में पढ़ने वाले लोग थे? आईसीएस में हो सकता है कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया हो और बुराई मारते हो कि यहाँ पढ़ाई कम होती है, बातें ज्यादा होती हैं। आज हम अगर ये बातें ना करें तो पढ़ाई क्या काम कर लेगी? हम लोगों ने जितनी बातें करी, सिर्फ पढ़ाई क्या कर लेती? आईसीएस में और बाकी सभी सेंटर्स में जो डिफरेंस है वो ये बातचीत ही है, जो आज हम करंट मुद्दा है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारी डिमांड फेयर सिलेक्शंस होने चाहिए। नीट का एग्जाम गलत हुआ था, वो रिकंडक्ट हो गया। भाई कोई गलती होगी तो रिकंडक्ट हो गया। इसी प्रकार से हरियाणा पुलिस के पेपर 2 बार लीक हुए थे, 2 बार कैंसिल हुए और सिलेक्शन जब हुए वो फेयर सिलेक्शन थे। ग्राम सचिव का पेपर हुआ था एक बार, वो लीक हुआ था, वो कैंसिल हुआ था, उसके बाद रिकंडक्ट हुआ। होता क्या है, माननीय मनोहर लाल जी के लिए मैंने क्या बोला कि पूरे हरियाणा को उनका ऋणी होना चाहिए। पॉलिटिक्स और इस सारी चीज और नेताशाही इन लोगों के साथ साथ में थोड़ा बहुत जितना भी रहा, मैंने क्या महसूस किया कि अपना घर भरो बाकी कुछ भी होता रहे। हम लोगों ने कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था, कुरुक्षेत्र में वहां पर बोला भाई साहब बालक तो अपने लगने चाहिए, फालतू की बात है, फेयर सिलेक्शन ये बात वो बात। कुछ लोगों ने मुझे क्या कहा था कि हम तुम्हें माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के पास बैठने ही नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए। और ये वो दिन और आज का दिन बैठने नहीं दिया इन लोगों ने। कुछ लोग जो नेता होते हैं ना, वो सही करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ने वाले लोग अपने निहित स्वार्थों के चलते जुड़े रहते हैं। कोई आदमी अपने घर से सुबह इसलिए नहीं निकलता कि देश का भला करना है, सब ये सोच करके निकलते हैं कि अपना घर भरना चाहिए, और इस प्रकार से जिन चीजों में उनको फायदा दिखता वैसा करते हैं। इसके चलते कुछ निर्णय लेट होते हैं। कल जो ये धक्का मुक्की वाला कांड हुआ था, आप सभी लोग उसमें साथ थे। सब लोगों का मोरल सपोर्ट उस बात के ऊपर हमें मिला। अगर हम वहां पर कुछ भी गलत करते, कुछ भी जवाब देते, तो फिर मोरल सपोर्ट कहां से मिलता? पूरे समाज सोसाइटी का मिला। सीएम साहब ने कल जो है अपने आप बुलवाया, मैं जाकर के मिला और वहां जाकर के मैंने सारी बातें रखी कि आप लोगों ने फेयर सिलेक्शन कर दिया, लेकिन फेयर सिलेक्शन को इंप्लीमेंट करने वाले आज के टाइम पर तो हमारे चेयरमैन साहब है हिम्मत सिंह जी, 10 दिन का टाइम दिया, 1 महीने का टाइम देना चाहिए था। करेक्शन पोर्टल नहीं खोला, कोर्ट केस के थ्रू खुलवाना पड़ा। बोले मैंने आदेश दिया था माजी, आपने बेशक दिया और चाहे ना दिया हो, इंप्लीमेंट ये हुआ कि कोर्ट केस करना पड़ा था। और सोनीपत के वे बच्चे थे वहां पर जो है जिनको कोर्ट केस में और फिर जो चेंज ऑफ कैटेगरी और ये सब चीजें हुई थी, वो सारा काम। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई। फेयर सिलेक्शंस की बात, कैलेंडर की बात, गरीब बच्चों को फ्री बस पास की बात और टैक्स फ्री एजुकेशन की बात कल सीएम साहब से मेरी कल भी हुई। उस बात के बाद जब हम घर आए, उसके बाद मैंने देखा कि सोनम वांगचुक जी ने इस बात के बाद कि संसद में चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे लोग उसको चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा, उसमें बातचीत हुई कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी है कि बच्चों को सफर ना करने दें, पहली प्रायोरिटी है कि बच्चों का फेयर सिलेक्शन हो। तो हम लोग जो चाहते थे 2 दिन आगे पीछे चीजें वहां तक पहुंची। इसके कारण डिले होने में सिस्टम में गड़बड़ क्या है कि सिस्टम में गड़बड़ यह है कि नीचे वाले लोग वहां तक वो सारी बातें जाने नहीं देते, फिल्टर करके वहां पहुंचाते हैं। बीच में हम लोगों ने लगातार सरकार के साथ मिलकर बिना पर्ची बिना खर्ची बहुत सारी नीतियां बनवाई, लेकिन नीचे वाले लोगों ने कि ये जब तक मिलता रहेगा तब तक तुम्हारी वैल्यू खत्म रहेगी, वो कानाफूसी और वो सब चीजें कर दी।
सरकार के साथ गैप हुआ। मनोहर लाल जी यहाँ पर जो है सोनीपत में ही थे, मैं उनको थैंक यू करने गया। मैं थैंक यू सर, आपने सीईटी का एग्जाम फेयर तरीके से करवाया, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया। तो उनको जो भी काना फूसी कर रखे थे, बोला तुम सामने थैंक यू बोलते हो, पीछे से गोभी खोते हो। मैंने कहा मिलने का टाइम दो, उसके बाद मिलने का टाइम नहीं मिला। लेकिन उन सारी बातों के, चीजों के, सारे प्रयासों के बाद मैं बहाना लगा के बैठूं कि वहां मिलने नहीं दिया, जो भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी जनता दरबार में, कभी टीवी शो में, कभी कहीं पर, जहां पर मुझे वो नहीं रोक सकते थे। और चाहे 1 मिनट की, और चाहे 2 मिनट की, और चाहे आधे मिनट की, और चाहे 2 लाइन की बातचीत हुई, वे बातें मैंने उनके कानों में डाली। आज फेयर सिलेक्शन को पूरे देश के पैमाने पर 100% मान्यता प्राप्त हो रही है। आज सभी लोग उस बात के ऊपर हैं। मैं पूरे विपक्ष का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि जब युवा छात्र वहां पर बैठे थे, उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन आज के टाइम पर वहां युवा कितने और छात्र कितने हैं, एक बड़ा असमंजस है। डिमांड क्या कि फेयर सिलेक्शन होने चाहिए, उतनी बात हो रही है। अब अगली बात तो समय आने के बाद पता चलेगा कि करेंगे कि नहीं करेंगे, और कुछ गड़बड़ होगी तो दोबारा फिर बात करेंगे। फेयर सिलेक्शन के ऊपर इसी तरीके से मनोहर लाल जी ने और हरियाणा की कैबिनेट ने मोहर लगाई थी, तब भी बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे आपको गोली देके भेज दी। लेकिन आज ये जमीनी हकीकत है कि फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं। उसी तरीके से एसएससी से रिलेटेड जितने पेपर होते हैं, जो ये ऑनलाइन, जो ये सेंटर्स है जहां गड़बड़ होती है, ऑनलाइन कंप्यूटरों को जो हैक किया जाता है, उन सभी चीजों के ऊपर मैंने उनको बताया सीएम साहब को, और पूरी उम्मीद है कि वो जो है पूरे देश की चर्चा का विषय बनेंगे। मैंने उनको कहा कि अगर ऑनलाइन एग्जाम करवाने हैं तो गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जो ये जो कभी तबेले में जो कंप्यूटर सेंटर खोल दिए किसी ने, कोई जो रिमोट एरिया में कर दिए, वहां तक जाने का भी इतना बड़ा बुरा हाल होता है। नीचे भैंसों का चारा कट रहा है और ऊपर पेपर हो रहा है, कभी बिजली भाग गई, कभी उसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कभी बाकी चीजें। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, उसके चलते जो ऑनलाइन एग्जाम्स में धांधली होती है, उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के अंदर जो गड़बड़ हुई थी मैंने उसका जिक्र किया, एचटेट के एग्जाम में जो गड़बड़ हुई थी मैंने उसका जिक्र किया। सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से हुई। और आज लोकसभा में, वो तो वापस आने के बाद की बात है, कि प्रधानमंत्री जी का मैंने वीडियो देखा और सोनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल खत्म करते हुए और बाकी चीजें, भाई जो हमारी डिमांड्स थी वे डिमांड मांग ली गई हैं। अब इससे आगे अराजकता है। जो लोग चाहते हैं देश में शांतिपूर्ण माहौल ना रहे, जो लोग चाहते हैं देश के अंदर अव्यवस्था बने ही रहे, जो लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से देश के अंदर, राजधानी के अंदर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और ये सब चीजें होती रहे, तो उनके मकसद पूरे नहीं हुए हैं। यहां तक मामला है। भाई तुम्हारी डिमांड, मैं तुमसे पूछता हूं, फेयर सिलेक्शन है या तुम्हारी डिमांड देश में अव्यवस्था खड़ी करना? हम लोग स्टेशन पर गए, पुलिस प्रशासन ने रोका, मैंने क्या कहा, भाई यहीं रुको। कुछ बच्चों ने कहा सर उधर से, इधर से, उधर से, ऐसे जाना क्या जाना, हम इज्जतदार तरीके से क्यों नहीं जाएंगे, और प्रशासन जवाब क्यों नहीं देगा? मेरी बात तुम लोगों ने मानी तो सीएम साहब ने बुलाया, जो नरेंद्र काद्यान जी हैं डीसीपी, उनसे भी बातचीत जो है डायरेक्ट नहीं हुई है, 1-2 के थ्रू बातचीत हुई है। उस 1-2 के थ्रू की बातचीत में उनको लगा कि हम लोग ट्रेन आते ही एकदम से भाग जाएंगे। उनको पूरे सीन का नहीं पता था, वो ब्रीफिंग नहीं थी। बात ये उनको पता चली कि वहां पर बहुत सारे लोग हो गए इकट्ठे और जाने की जिद कर रहे हैं। तो उस जल्दबाजी में आकर के, और आदमियों से, लोगों से, अफसर से गलतियां होती हैं और वो नथिंग पर्सनल अबाउट इट। हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो धक्का मुक्की होगी, हम लोग जंतर मंतर पर जाते और वहां पर लाठीचार्ज और ये सब चीजें हो रही है, तो 2-4 डंडे मुझे भी पड़ते, तो उसके ऊपर फिर तुम लोग कहते सर आपको डंडे पड़े, हमें बहुत गंदा लग रहा। ये तुम्हारा प्यार है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा। समाज के लोगों ने इस सारी बात को उठाया, इस बात को रियलाइज भी कर रहा प्रशासन। जो बातचीत हुई और कल सीएम साहब ने बुला करके उसके लिए जो है, भाई ये जो हुआ वो गलत हुआ। कल कई लोग आए, बहुत सारे समाज के मानिंद लोग लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। कल मैंने बताया था कि मैं, स्टेटस देख सकते थे तुम, 3:15 बजे से, और मैं 3:15 बजे क्या आज मैं सो नहीं पाया। 2 दिन आगे पीछे पढ़ाई की कीमत होगी, फेयर सिलेक्शंस होंगे, हर एक चीज मानी जाएगी।
और नहीं मानी जाएगी तो फिर हम कि चले गए भाई। हम ये टीचर्स लगातार तुम्हें ऐसे ही दिखे होंगे। हम लोग राघव चड्ढा नहीं है कि कछनी का रंग बदलते ही बातचीत बदल जाएंगे। बोलना नहीं चाहिए पर बोलूंगा। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और पंजाब में कल ही बिजली बोर्ड के पेपर की गड़बड़ हुई है। उनको एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर फेयर सिलेक्शंस कितना है ये उनको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। सिर्फ बोलने से बात नहीं होती। अपने राज्य पर बात आएगी तो कुछ और बातें करेंगे और दूसरे पर बात आएगी तो दूसरी बातें करेंगे। एक और बात बताता हूं, बहुत बढ़िया बातचीत है। मेरे पिताजी किसान थे, ये तो पता ही है। हम खेती करते थे, भी पता है। एक दिन हमारे पास जोटा बुग्गी थी। हम इतने बड़े किसान नहीं थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो। जोटा बुग्गी थी और जोटा बुग्गी में 10-12 क्विंटल की जो पर्ची होती है, गन्ने छील करके वो पर्ची डालने के लिए मैं आया हुआ था। बहुत बार मैं भी आता था। तो जोटा बुग्गी में लेकर के मैं यहाँ पर आया हुआ था और शुगर मिल खराब हो गया। और शुगर मिल 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा खराब हो जाए चलो चलता है। उस दिन वो थोड़ा सा लंबा खराब हो गया। अब लंबा खराब हो गया तो कंटिन्यू किसान आते रहते, वहां किसानों का जमावड़ा हो जाता है। अब पशु आया, वहां पर जो उसको रिताया, वापस अपने घर गए, इतना सा काम होता है। तो शुगर मिल खराब था और गन्ना उतर नहीं सकता था, तो पशु भूखे मर रहे थे, आदमी भी भूखे मर रहे थे। अब पानी वानी पिलाने का भी इंतजाम इस प्रकार से नहीं था। तो सारे किसान इकट्ठे हो गए, चलो भाई कैन मैनेजर के पास चलते हैं। तो कैन मैनेजर के पास चलने लगे तो पुलिस सिक्योरिटी और ये सब चीजें होती हैं। कैन मैनेजर को बताया गया, कैन मैनेजर आ गया। कैन मैनेजर आने के बाद कैन मैनेजर खड़ा हो गया, भाई मशीन है, कब क्या खराब हो जाए क्या कह सकते हैं, क्या भरोसा। एक दिन यहाँ पर पीटीएम थी, मशीन की बात बताता हूँ। हम लोग जो है चंडीगढ़ गए हुए थे किसी कार्यक्रम से, मैं, बबीता मैम, सुहानी, कान्हा, सब लोग। वहां से हम लोग पीटीएम के लिए आ रहे थे और चंडीगढ़ क्रॉस करके अंबाला से पहले गाड़ी बंद हो गई। आज तक कभी बंद हुई नहीं थी, गाड़ी बंद हो गई। अब उसमें तेल भी दिख रहा, सारा काम सही दिख रहा है, पर जब तक उसको रिकॉग्नाइज किया, कोई मिस्त्री आया, सब कुछ हुआ, तब तक यहाँ पीटीएम मशीन का ये मामला होता। उस शुगर मिल जो है ये 76 में बना था, पुरानी मशीनरी है, कुछ खराब हो गया। अब उसको ठीक करने में टाइम लग गया। कैन मैनेजर ने आके बताया, भाई मशीन खराब हो जाए उस पर क्या कर सकते हैं। बोला जी मशीन खराब हो जाए तो ठीक है, पर आप हमारा जो है कम से कम, जब इस प्रकार का सिस्टम हो तो एक ने खड़ा होके कहा कम से कम पशुओं का पानी होना चाहिए। बोला जायज बात है भाई, पानी क्यों नहीं है, ये वो, और पानी इसको ठीक करवाओ और आज ही करवाओ, अगर अब नहीं है तो जो है भाई कल से पानी होना चाहिए। दूसरा बोला जी पशुओं का कुछ चारा भी होना चाहिए। अब इस पर वो कुछ बोलता उससे पहले तीसरा खड़ा होया, बोला जी कुछ पानी मारा भी चाहिए। अब डिमांड उठ रही थी, बोला जी ज्यादा लंबा समय हो जाता हमारी भी रोटी पानी होनी चाहिए। एक बोला जी जाडा घना हो जा, क्योंकि शुगर मिल जो गन्ने जो गिरते हैं तो जो सर्दियों का काम होता है, जाडा घना हो जा है। बोला को कंबल रजाई ही होता और भी ठीक है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो कैन मैनेजर ने हाथ जोड़े, बोला भाई कोई ऐसा न्यू मत कहियो, रात न रजाई में गेल बहू भी चाहिए। डिमांड थी, नीट पेपर लीक हुआ, कैंसिल होके री एग्जाम होना चाहिए, मान लिया, हो गया ना। वहां से चीज आगे बढ़ी, आगे भी पेपर लीक नहीं होने चाहिए, संसद में कानून बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए, वो भी हो गया। उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और कल तक कितने देख रहे थे, बोला धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, हाँ या ना? मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूं, मान लिया माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देते, फिर मान जाएंगे ये? वो कैन मैनेजर ने उड़े रोक लिए ना, तो न्यू नहीं कहते हैं गेल बाड़ा के भी चाहिए।
मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? डिमांड्स तो अनलिमिटेड सौदा होता है, डिमांड्स का मामला तो ऐसा होता है। मैं तो तुम लोगों को क्या बताता हूं, पहला काम सरकारी नौकरी लगो, बड़ी छोटी, पहला काम बेरोजगारी हटाओ, दूसरे नंबर पर चॉइस की नौकरी लगो, तीसरे नंबर पर अपने आप को सेटलमेंट बढ़िया करो। मोहित का एग्जाम्पल कितनी बार दिया, क्लर्क लगा, फिर पुलिस में लगा, फिर सीजीएल लगा, अब नायब तहसीलदार लगा हुआ है, ब्याह भी करवा लिया और बहुत जल्द उम्मीद है कि बालक भी होएगा। एक बढ़िया लाइफ सेट करने में और क्या चाहिए? हाँ या ना? ये डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, ये डिमांड्स बढ़ती जाती जाते जो है कल ने फिर कहेंगे इतने डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा ना देगा, इतना ना मानना है। तो ये जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, इन लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए। एक बात और, इस आंदोलन में जो अब चलती हुई बात है, बहुत भयंकर जो गड़बड़ हुई वो ये हुई, वहां पर एक एजेंडा था नीट एग्जाम लीक रिकंडक्ट, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वहां तक जायज है। वहां जाकर के कुछ लोग बता रहे हैं सिर्फ अल्लाह तेरा नाम होगा, अल्लाह तेरा नाम होगा। ये पाकिस्तान में जो है बोला गया, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम धर्म इस्लामिक कंट्री है, वहां अल्लाह का नाम ले रहे, ठीक है, यहां कैसे चलेगा? मैं यहां पर कहूं कि सिर्फ राम का नाम रहेगा, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम रहेगा, मैं हिंदू हूं इनका नाम लूं, बाकी कहां जाएंगे भाई? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत के अंदर एक धर्म एक जाति से रिलेटेड कहीं पर बात होगी तो गलत काम है। हम लोग वहां जंतर मंतर पर गए, बबीता मैम की वीडियो थी, बबीता मैम की वीडियो बोलते ही वहां पर जय 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 भीम, भाई जय 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 भीम से मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते वो 24 घंटे वहां पर जाकर के हर एक चीज में अपने एजेंडे को घुसा रहे हैं, वहां पर जाति की बात हो रही है, वहां धर्म की बात हो रही है, अति निंदनीय कार्य है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मेरी बात से एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एक बात और बोलता हूं, जब इस प्रकार की चीजें होती हैं, जब इस प्रकार का मामला बनता है तो सरकार की इससे इज्जत बनती है, खराब होती है। तो जो भी वहां पर ये हिंसा हुई है, सरकार की पूरी कोशिश होती है कि ना करनी पड़े। अब उनके द्वारा हुई, पुलिस के द्वारा हुई, बाकी लोगों ने पहले किया बाद में किया। अब ये दोनों टाइप की वीडियोस जो है सोसाइटी में है, सोशल मीडिया के ऊपर है, पेड कैंपेन चल रहे हैं, किसने कैसा वीडियो बना दिया, किसकी क्या कहानी है, ये बातें उसके ऊपर है। पर हम लोग जो है इस बात का जो हमें देखना चाहिए, जैसे विपक्षी दलों का काम हमेशा ही अव्यवस्था करके और सरकार को खतरे में डाल के अपनी सरकार बने, ये होता है। हम लोगों को ऐसे षड्यंत्रों में नहीं आना चाहिए। अगली बात हमें देखनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही तो दिल्ली में डीएसएसबी में सिर्फ फेयर सिलेक्शन है, कौन कह सकता है 10 साल सरकार रह के गई। अब पंजाब में जो बिजली बोर्ड का जो एग्जाम हुआ उसकी गड़बड़ हुई है, हरियाणा से और राजस्थान से लोग पकड़े गए ब्लूटूथ पर एग्जाम करवाते हुए, इसके ऊपर उन्होंने क्या वो लिया एक्शन? कांग्रेस की सरकारें जहां पर चल रही हैं, क्या उन्होंने वहां पर फेयर सिलेक्शन का एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाया? कौन आदमी क्या बोल रहा है उस भसड़ में जाकर के फंसोगे तब दिक्कत आएगी। चुनाव के टाइम से पहले सीईटी क्वालिफाइंग नहीं किया गया था, अब मैंने बताया गलत तरीके से गलत एजेंडा वहां पर पेश हो गया। 4 गुना मैंने सिर्फ एक भर्ती पर बोला था, लेकिन वो ज्वाइंट भी कर दिया और 4 गुना कर दिया, जिसके कारण गड़बड़ हुई। सीईटी क्वालिफाइंग की मांग या 10-15 गुना होने की मांग, ये डिमांड रखी गई, लेकिन सरकार और ये सब चीजें जिद आती है, जिद तो बच्चों की भी जिद, सीईटी क्वालिफाइंग नहीं तो वोट नहीं, और उसी के चलते आकलन था सिर्फ 20 सीट आएंगी। अब वहां से उस चीज को, सारी चीजों को एनालिसिस किया, कांग्रेस की वीडियो देखी, मैंने क्लास में आके बच्चों के साथ बात करी, बालकों का क्या वो था सबका, बोले जी रटक काट देंगे। मैंने क्या कहा, थारी ना लिकट जा, अगर 50 सीट पर नौकरी मिलेंगी तो फिर किसकी रटक लिकटेगी? जो सरकार पक्ष के लोग थे जिन्होंने 10 साल सरकार चला ली, आराम से सोएंगे, क्या बिगड़े उनका? बताओ क्या बिगड़ता है? लेकिन फिर उसके बाद जो प्रोसेस चलेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? और बच्चों की समझ में ये बात आई और उसके चलते रिजल्ट बदला। आज फिर वही बात कह रहा हूं मैं, जो चीज हमारे पास है ना उसकी वैल्यू नहीं करते। मैं लगातार कह रहा था, 2 दिन आगे पीछे किसी ना किसी दिन कोई मास्टर स्ट्रोक लगेगा, और जैसे हरियाणा में फेयर सिलेक्शन है वैसे पूरे देश में फेयर सिलेक्शन होगा। आज वो दिन आ गया।
2 दिन आगे पीछे ये इंप्लीमेंट भी होगा, जहां गड़बड़ है उन गड़बड़ों को उठाया जाएगा, उनको सही करवाया जाएगा। अगर चूक रह भी गई तो जब भी नया काम करते तो इस प्रकार की गड़बड़ होती है। नई परीक्षा प्रणाली बनी, सीईटी बना, ये मेरी डिमांड थी, मेरी डिमांड पर ये काम चला था। वरना हर चीज के फॉर्म भरते भरते अब तुम्हें हरियाणा पुलिस भरना होता 1000 रुपए, कलर का भरना होता फिर 1000 रुपए, ग्रुप डी का भरना होता फिर 1000 रुपए, फिर किसी और चीज का फिर 1000 रुपए। एक आदमी ने मान लिया 25 जगह फॉर्म भरा, अब 25 पेपर तुम सीईटी के थ्रू देते हो, किसको क्या दिक्कत आ रही है? एक बार पेपर होता, फिर प्री पेपर, मेन पेपर ग्रुप डी वालों का जिन्होंने सीईटी का रखा था फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो और पैसे बचने चाहिए। गरीब आदमी की डिमांड और कैसे पूरी करे सरकार? आज तक मैंने जितनी डिमांड उठाई कौन सी पूरी नहीं है, एक गिनवाओ। 2 दिन आगे पीछे टैक्स फ्री एजुकेशन होगी, 2 दिन आगे पीछे कैलेंडर जारी होगा, 2 दिन आगे पीछे ये फ्री बस पास मिलेगा। मैं कह रहा हूं यहां पर खड़ा होके, क्यों? क्योंकि सारी डिमांड आज तक मेरी पूरी है। 2 दिन आगे पीछे, 2 साल आगे पीछे, देश की जिंदगी बहुत बड़ी होती है, राज्य की जिंदगी बहुत बड़ी होती है, आदमी की जिंदगी बहुत छोटी है। अब देश तो 1947 से भी चल रहा है, देश तो जब 1600 में अंग्रेज आए थे तब से भी चल रहा है, अब देश तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी चल रहा है। इस बदलाव में टाइम लगता है, एकदम से नहीं बदलता, लेकिन प्रयास किए जाने चाहिए और वे प्रयास चल रहे हैं, वे सफल प्रयास होने चाहिए। और हमारे प्रयासों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता, गैर संवैधानिक काम, असंवैधानिक काम, गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तुम लोग यहां सरकारी नौकरी लगने आए हो, किसी के भी ऊपर केस बन गया ना फिर भुगतते फिरोगे। जिन लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी ना और अलग अलग मामलों में केस दर्ज हो गए हैं, उन सब की जिंदगी बर्बाद है। हम अपनी डिमांड्स आज तक भी उठाई है और आगे भी उठाएंगे, लेकिन कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, किसी भी प्रकार के बहकावे में, किसी भी प्रकार के रूमर्स में आके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। जिंदगी बहुत कीमती है। अब तुम लोग उस लेवल के नहीं हो, उस दौर के नहीं हो जब 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। अब मेरे दादा थे उस टाइम पर, मेरे क्या सबके दादा थे, 1-1 दर्जन बालक होना नॉर्मल सी बात थी। एक आधा बालक न्यून्यान हो भी गया था कि बिगड़ा है, रक्षा करते 2-4 ने। 10 बालक हैं तो 6 का ब्याह करेंगे, 4 ने न्यू रक्षा करते। बोले इनका क्या करोगे? बोले लड़ाई मचेगी तो नाग कर देंगे। वो लड़ाई ना भी मचती ना जब भी मचवा देते। लड़ाई में एक आधा मरेगा, उसकी बहू का लत्ता फिर उसको उड़ाया जाएगा। समाज की कितनी घिनौनी तस्वीर है ये, कि वो जानबूझ कर रोड़ा करया करते, फिर समझौते में बोला यार न्यू है तो मैं छोड़ो, अगले दिन फिर लड़ते। अगर लड़ाई मचेगी, जब हमारा एक आधा लपटेगा, जब हमारा नंबर आओगा ब्याह करना तो न्यू रह जाएंगे। हमारे पिताजियों का टाइम था 8-10 भाई हुआ करते थे, एक आधा हो गया सेट, एक आधा रह गया, चल गया काम। हमारी उम्र में 5-4 बालक हुआ करते, एक आधा सेट हो गया, एक आधा रह गया, फिर भी चल गया काम। अब तुम्हारी उम्र में 1-1 या 2-2 बच्चे हैं बस। तुम लोग तुम नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप के अरमान तुम्हारे कंधों पर हैं, तुम्हारे माँ बाप के सपने कंधों पर हैं। जिस दिन घर से चलो ना, अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो। हर रोज ये रहता है कि हाँ हमारा बच्चा कुछ करेगा। सुहानी जिस दिन क्लास से चलते और हम वहां देख रहे होते तो हम जाकर के देखते हैं कि हाँ ये हमारे नाम को रोशन करेगी, ये हमारा काम बढ़िया करेगी, क्लास में जाकर के मेहनत करेगी। एकदम से ऐसे आकर के सेट होना बच्चों का काम थोड़ा ही है। कितनी बार सवाल कर करके देख करके तब यहां पर आकर के जो इसने काम किया है। मैं ये सोचता था मेरे को रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं होगा, इसलिए मुझे पढ़ाते ही रहना पड़ेगा पूरी उम्र। कितने आसान तरीके से रिप्लेस कर दिया। 1% बच्चों की भी कंप्लेंट नहीं आई और धीरे धीरे शुरुआत में ऐसा होता है। बहुत अच्छा फ्यूचर इस लड़की का है, बहुत अच्छा फ्यूचर ये ICS को लेके जाएगी। और इसमें जहां पर जो मेहनत और काम और बाकी चीजों की जरूरत है, मुझे क्लास भी लेनी थी, सोशल काम भी करने थे, बिना पर्ची बिना खर्ची भी सेट करनी। कभी रात भाग रहा हूं, कभी दिन भाग रहा हूं, कभी कुछ हो रहा है। एक काम करना कितना आसान होता, सिर्फ मुझे पढ़ना पढ़ाना होता तो कितना आसान काम होता। कई बार तो बबीता मैम से पूछो कि 6-6 महीने ऐसे हो जाते हैं कि पढ़े बिना उस पुराने नॉलेज के ऊपर काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कितनी बार कहा कंटेंट अपडेट करो। कंटेंट अपडेट करने की मुझे आज भी जरूरत नहीं लगती। मैंने PYQ करवाए हैं, कौन सा पार्ट हमारे कंटेंट से बाहर था, उसी तैयारी पर मैंने तुम्हारे करियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया। पहली प्रायोरिटी हमेशा क्लास रखी, दूसरे नंबर पर मैंने सोशल इवेंट्स भी मैनेज किए।
टीवी पर जाके बोला, कभी गलत बोला, कभी ठीक बोला, चाहे जो कुछ भी हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, पर ये डिमांड्स आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच में डिस्कस हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी की रात में बनी हुई वीडियो आ चुकी है, संसद में उसको डिस्कस करने को तैयार हैं, कानून बनने को तैयार है। एक ऐतिहासिक दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।